जी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर। आज जीएस का क्लास जो संविधान से होगा, और इससे पहले आप संविधान का और वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। अगर आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, देखिए अभी तक हम टीचरों की तरफ से जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो बहुत मेहनत किया जा रहा है और निःशुल्क भाव से, निस्वार्थ भाव से दिया जा रहा है। तो इस बातों को ध्यान में दीजिए। ठीक, चलिए, इससे पहले मैंने आपको भाग 1 पढ़ा दिया, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और आज का जो पार्ट होगा वो भाग 5 होगा, जो संघीय कार्यपालिका है। ठीक, संघीय कार्यपालिका क्या होती है तो मैं बताना चाहूँगा। संघीय कार्यपालिका दोस्तों, संघीय कार्यपालिका देखिए, भारत की जो शासन व्यवस्था है 2 प्रकार के, ठीक, और संघीय कार्यपालिका इसी के अंतर्गत आती है। ठीक, भारत की शासन व्यवस्था 2 प्रकार के, पहला होता है संसदीय व्यवस्था या संसदीय प्रणाली। ठीक, दूसरा आपका होता है अध्यक्षात्मक। ठीक, देखिए संसदीय प्रणाली में और यह दोनों, संसदीय प्रणाली में क्या होता है तो मान लीजिए आपके इसके भी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और अध्यक्षात्मक के भी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ब्रिटेन में यही प्रणाली चलती है, अमेरिका में भी यही चलती है, भारत में भी ऐसा ही, लेकिन ब्रिटेन से कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन का जो सम्राट होता है, ठीक उसी तरह भारत के भी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं और ब्रिटेन के सम्राट दोनों समान है, लेकिन एक मामले में अलग किया जाता है। क्योंकि ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वंशानुगत होता है, यानी एक ही वंश के लोग वहाँ के सम्राट या अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी भारत में लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर वंशानुगत नहीं है। ठीक, अब देखिए संसदीय प्रणाली व्यवस्था जो ब्रिटेन से लिया गया। अध्यक्षात्मक का मतलब होता है राष्ट्रपति। ठीक, देखिए सबसे पहली बात, जो भारत की कार्यपालिका है, भारत की कार्यपालिका, क्वेश्चन बनता है कि भारत के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो भारत की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और सबसे अधिक उलझाऊ क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब पेपर में आता है तो उस समय आप गलती अधिक करते हैं। ठीक, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसी को जब घुमा कर पूछते कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब यहाँ पर जवाब कुछ और आता है। ठीक, तब आपका जवाब ये होता है कि प्रधानमंत्री। ठीक, क्योंकि जो वास्तविक प्रमुख यानी कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन साधारण बने कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और बताना चाहेंगे। भारत की जो संसदीय व्यवस्था या शासन व्यवस्था जो है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो 3 भागों में विभक्त है। एक होता है आपका कार्यपालिका, एक होता है आपका विधायिका, और एक होता है न्यायपालिका। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इस पर कन्फ्यूजन बना रहता है, तो बहुत ही साधारण भाषा में बताने का काम करूँगा। ठीक, देखिए विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका उसे कहते हैं जो विधि बनाने का कार्य करता है। जिसके द्वारा विधि बनाया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? विधायिका। तो राज्य में विधानमंडल के द्वारा विधि बनाया जाता है, और केंद्र में या देश स्तर पर संसद के द्वारा विधि बनाया जाता है। संसद में मान लीजिए आपका लोकसभा हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है, और राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक, यानी विधि बनाने का काम कौन करता है? संसद केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर पर विधानमंडल करता है, यानी जो विधि बनाएगा उसको विधायिका कहेंगे। कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो जो विधि बन गया उस पर जो कार्य करता है उसको कार्यपालिका कहते हैं।
ठीक, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी संविधान संशोधन हो जाता है, कोई भी नियम संसद के द्वारा पारित हो जाता है, तो उस पर जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को कार्यपालिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गया, शासन प्रशासन जो भी होता है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। उसके बाद न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का कार्य क्या होता है कि मतलब जो विवाद होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उन विवादों का निपटारा किया जाता है। साधारण भाषा में, बिल्कुल साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जो विवादों का निपटारा कराता है उसी को न्यायपालिका कहते हैं। ठीक, जैसे कहने का मतलब मान लीजिए विधायिका कोई विधि बना दी, कार्यपालिका उस पर कार्य कर रही है और कोई व्यक्ति आ गया उसको मान नहीं रहा, तो वहाँ पर विवाद जब उत्पन्न हो जाता है तो उसका निराकरण करने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। एक तरफ से और देखा जाए तो न्यायपालिका आपके संविधान का, भारतीय संविधान का संरक्षक है। बेहतर बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसको बोला जाता है, तो न्यायपालिका। ठीक, अब न्यायपालिका आपको मालूम होगा कि केंद्र भारत स्तर पर एक संघीय न्यायपालिका है जिसको उच्चतम न्यायालय बोला जाता है और प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, वो तो मालूम है। ठीक, अब कार्यपालिका क्या होता है, तो कार्यपालिका मान लीजिए कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक, अब राष्ट्रपति के बाद एक मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सब चीज़ें जो है ये आपका भाग 5 के ही अंतर्गत है, भाग 5। ठीक, और भाग 5 जो है वो अनुच्छेद 52 से है, अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक आपका भाग 5 आता है। ठीक, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना देख लीजिए। संसद पढ़ना है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक, मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो भाग 5 के अंतर्गत आती हैं, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। यहाँ तक स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि संघीय कार्यपालिका क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या किन किन तथ्यों का अध्ययन करना है। ये सब चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और परीक्षा की दृष्टि से मैं बता दूँ कि यह भाग 5 जो है संविधान में सबसे इम्पॉर्टेंट है। एकदम 100 में 100% इस बात को जानिए कि संविधान में अगर भाग 5 को आप नहीं पढ़ पाए तो समझिए कि आपका संविधान जो है आधा अधूरा है। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति भाग 5 का सबसे अहम जो तथ्य होता है वो राष्ट्रपति होता है और सबसे अधिक क्वेश्चन राष्ट्रपति से बनते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। ठीक, तो आप अपना पेन कापी उठा लीजिए और जो जो पॉइंट मैं नोट कराते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। बेहतर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा, आपके एकदम एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से बताना चाहूँगा। ठीक, तो अगला आपका टॉपिक जो होगा वो राष्ट्रपति से होगा। ठीक, राष्ट्रपति अनुच्छेद किस किस के अंतर्गत आता है, क्या क्या चीज़ें हैं राष्ट्रपति का, ये सब सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, तो अगला इसी में आपका टॉपिक कर लीजिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जिसको बोला जाता है। ठीक, देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति एक साधारण क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति होता क्या है। ठीक, राष्ट्रपति कौन बनता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये सारी चीज़ें आपके मन में प्रश्न बनते होंगे। ये सारी चीज़ों का जो भी प्रश्न बने उसका मैं निराकरण करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। ठीक, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के तहत है, तो 52। बहुत ही आसान क्वेश्चन अगर परीक्षा में बनता है तो बन सकता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद होता है, तो अनुच्छेद 52। ठीक, उसके बाद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, आपको अभी बताया मैंने कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। बेहद नोट कर लीजिएगा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। जब साधारण रूप से ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो राष्ट्रपति, लेकिन यहीं पर जब वास्तविक शब्द जोड़ दे,
वास्तविक प्रमुख होता है तो आपका मंत्रिपरिषद भी सही हो सकता है और प्रधानमंत्री भी सही हो सकता है। कोई एक ऑप्शन में रहेगा, इन दोनों में से सही हो जाएगा। ठीक, यानी 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, आगे आते हैं तो राष्ट्रपति, आखिर राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को बताएंगे। सीरियल हम एकदम सीरियल से अनुच्छेदों के बारे में बताना कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 54 है, तो अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक, यानी मेरे कहने का मतलब है, देखिए सीधा शब्द निकल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, यहाँ ध्यान देने की बात होगी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। इसको सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है तो उसमें कौन कौन थे? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ठीक, और विधानसभा, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन बनता है। देखिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक, ठीक, यानी अनुच्छेद 54 क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55, ठीक, अनुच्छेद 55 क्या है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, कैसे होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है। और मैं बता दूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं। बेहतर रूप से इसको पढ़िएगा, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आना है। ठीक, देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति क्या होती है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। देखिए पहली बात, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणी मत पद्धति, एकल संक्रमणी मत पद्धति। देखिए कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, यानी एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है कि जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, आम जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जैसे हम लोग वोट करते हैं विधानसभा के सदस्य को, लोकसभा के सदस्य को, इन सदस्यों को हमारे द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो ये इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अभी हम पीछे बताया कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये किस तरीके से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इन चुनाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष के चुनाव में आम जनता, आम लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक, दूसरी बात, एकल संक्रमणी मत पद्धति, यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है? तो इसमें जैसे वोटों का हार जीत का अंतर नहीं देखा जाता। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्याशी, मान लीजिए इसमें वरीयता क्रम होता है, जितने प्रत्याशी होते हैं, यदि मान लीजिए 2 प्रत्याशी हैं तो 2 वरीयता क्रम रहेगा, 1 और 2। ठीक, यदि आपको मान लीजिए जिसको वोट करना है, आपका सबसे अधिक पसंदीदा प्रत्याशी हैं तो उसके सामने हम 1 लिखेंगे, उसको 1 नंबर देंगे, दूसरे स्थान वाले को 2 देते, ऐसे तो कुछ प्रक्रिया चलती है। ठीक, तो एकल संक्रमणी मत पद्धति का मतलब ये होता है कि इसमें वही व्यक्ति चुनाव जीतता है जो 50% + 1, यानी मान लीजिए 1, 2, 3 ऐसे लिखा होता है, जो प्रत्याशी 50% + 1 एकल संक्रमणी मत पद्धति पा गया तो वह राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक, अन्य चुनाव में क्या होता है? तो वोट में हार जीत का अंतर देखा, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। जो प्रत्याशी 50% + 1, मान लीजिए कुल 1200 वोट पोल हुए। ठीक, अब जो प्रत्याशी 601 वोट पा गया
वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे कुछ होता है। ठीक, यानी राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि फिल्म की जो कहानियाँ तभी समझ में आती है जब तक बीच में से फिल्म देखेंगे तो नहीं समझ में आता है। शुरू से देखते हैं, अंत तक जाते हैं, तब फिल्म की कहानी आपको समझ में आती है। ठीक उसी तरह किसी भी टॉपिक को आप पढ़ना, किसी भी टीचर से पढ़ना है तो उसको बेहतर शुरू से पढ़िए और अंत तक जाइए। ठीक, क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 55, उसके बाद अनुच्छेद 56। ठीक अनुच्छेद 56 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक, देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद 56 है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक, इससे पहले भी एक त्याग पत्र दे सकता है। ठीक, अब त्याग पत्र मान लीजिए यदि त्याग पत्र दे रहा है, त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। उससे पहले वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक, तो त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बहुत उलझाऊ क्वेश्चन बनते हैं। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो मान लीजिए यदि राष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति और प्लस उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, दोनों का पद रिक्त हो गया। ठीक, अब मान लीजिए राष्ट्रपति त्याग पत्र दे रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे दे। ठीक, अब दोनों नहीं रहे तब क्या होगा? अगर दोनों नहीं रहते हैं तो राष्ट्रपति कौन बनता है? तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बनता है? राष्ट्रपति बने। यानी कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसे मान लीजिए आपके एक बार ऐसा हुआ है। ठीक, जैसे आपके एक व्यक्ति थे, उनका नाम एम हिदायतुल्ला। ठीक, एम हिदायतुल्ला ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उनके समय क्या हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो गया, तब जाके एम हिदायतुल्ला भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। यानी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति बने तो एम हिदायतुल्ला। ठीक, याद रखिएगा। इन्हें अनुच्छेद 56 हो गया। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसके बीच में वो त्याग पत्र दे सकता है, तो किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं रहते हैं तो राष्ट्रपति कौन बनता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक, अब आगे आते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57। ठीक, देखिए अनुच्छेद 57 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन रीति, यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति पुनर्राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी भारत में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बनेगा। भारत में ऐसा है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी पुनर्निर्वाचित। ठीक, यानी राष्ट्रपति जो होता है, जो अगर एक बार राष्ट्रपति बन गए तो पुनः वो पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं अनुच्छेद 58। बहुत ही सीरियल से मैं अनुच्छेदों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि सर जी थोड़ा सीरियल से समझाइएगा, इसलिए मैं सीरियल से अनुच्छेदों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। देखिए अनुच्छेद 57 था कि एक व्यक्ति भारत का एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे मान लिया आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे। ठीक, अभी तक ऐसा होने वाला एक मात्र व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार राष्ट्रपति बने। उनके बाद कोई भी व्यक्ति भारत का 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। ठीक, यानी सबसे लंबा कार्यकाल वाला अगर देखा जाए भारत का सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? तो बेहद इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की योग्यताएं,
राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति की क्या योग्यता होती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यताएं यानी कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा, क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें आती है। पहला इसमें देखिए बेहद इंपॉर्टेंट, तो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, या न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी, या न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, यानी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना है। ठीक, ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, क्यों ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यानी पहला क्वेश्चन क्या होता है, तो राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति का अधिकतम उम्र नहीं होता है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक, यानी कोई भी व्यक्ति यदि 35 वर्ष का हो गया या उससे अधिक हो गया तो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, आगे दूसरा जो योग्यता है, तो उसे लोकसभा सदस्य बनने की, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक, यानी लोकसभा सदस्य बनने की यदि योग्यता है उसके पास, तो वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे मानिए लोकसभा सदस्य वही व्यक्ति बनता है जिसकी न्यूनतम उम्र कितनी हो, 25 वर्ष हो, 35 वर्ष नहीं। देखिए लोकसभा सदस्य यदि आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। गांव का प्रधान बनना है तो 21 वर्ष। ठीक, राज्यसभा सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। ये सब चीज़ें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। यानी राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, और दूसरा आपका जो योग्यता है वो क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक, तीसरा, आप किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो यानी या तो राज्य या केंद्र किसी का भी आपको किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी सरकारी लाभ का पद न हो, यानी सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद चौथा जो आता है, जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन रहा है, अगर मंत्रिपरिषद में शामिल है या विधायक या सांसद है, तो वह राष्ट्रपति निर्वाचन होने के बाद उस पद को रिक्त माना जाता है। सबसे आम क्वेश्चन बन सकता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे आपके उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जो भी हो, ठीक, जैसे मान लीजिए आपके वकैया नायडू जो नगर विकास मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, ठीक, तो उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, तो वो जैसे उपराष्ट्रपति बने या राष्ट्रपति बने तो वो पद रिक्त समझा जाता है। ठीक, अब त्यागपत्र नहीं भी देते हैं तो पद क्या समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा। ठीक, यानी राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58। ठीक, पहला योग्यता क्या होता है, तो व्यक्ति न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, उसके बाद सरकारी लाभ का पद पर न हो। ठीक, उसके बाद जैसे मान लीजिए गांव का प्रधान, यदि प्रधानी का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं या कोई भी चुनाव लड़ने जाते हैं तो आपके साथ समर्थक होना चाहिए। ठीक, तो समर्थक होना चाहिए या अनुमोदनकर्ता होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव यदि किसी भी व्यक्ति को लड़ना है तो 50-50 का अनुमोदन होता है, यानी 50 सदस्य लोकसभा से और 50 सदस्य राज्यसभा से, यानी अनुमोदन करता या समर्थक जिसको बोला जाता है। 50-50 सदस्य रहेंगे तभी जाके कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, नहीं तो नहीं लड़ेगा। ठीक, ये रहा आपका अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। ठीक, आगे चलते हैं अनुच्छेद 60। ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 60। ठीक, इसमें क्या है, तो राष्ट्रपति का शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बेहद क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रपति का शपथ। ठीक, देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। यदि मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ठीक, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ठीक, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 है तो उसमें शपथ के बारे में दिया गया, तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी अनुसूची 3 जो है, अनुसूची 3 में, ठीक, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में वर्णन नहीं है, वर्णन
नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक। यानी क्वेश्चन बनता है ना कि अनुसूचित 3 में शपथ है, ठीक। अब मान लीजिए उसमें दे देगा कि अनुसूचित 3 में किसके शपथ का वर्ण नहीं है, तो राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का वर्ण, शपथ का वर्ण अनुसूचित 3 में नहीं है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुच्छेद 60 क्या है, तो राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का कौन काम करता है, तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक। आगे चलते हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, ठीक। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 क्या है, तो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक। यानी राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि यह जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट की जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पहला कि संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी आपको यह क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो की जाती है किस सदन से स्टार्ट किया जाता है, तो किसी भी सदन से, ठीक। पहली बात देखिए, और उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो यह प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, तो दोनों ही सदन से 2/3 बहुमत, यानी दोनों ही सदन से यदि 2/3 बहुमत रहेगा तभी राष्ट्रपति अपने पद से हटेगा, अन्यथा हटेगा नहीं, ठीक। अब देखिए, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है तो कितने दिन पहले सूचित करना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 14 दिन, ठीक। 14 दिन पहले हम सूचित कर देंगे कि राष्ट्रपति महोदय आप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही, आप अपने बचाव के लिए कुछ निराकरण निकालिए, ठीक। यानी क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, तो 14 दिन, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पिछले कई एग्जाम में बना है। मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में बना है और बनेगा, ये तो दवा है 100 में 100%, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। यानी अनुच्छेद 61 क्या था, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है और दोनों ही सदनों से कैसी बहुमत चाहिए, तो 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक। दूसरी बात, कितने दिन पहले सूचित करेंगे, तो 14 दिन पहले, ठीक। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, ठीक। और भी बहुत चीज़ें, लंबी चीज़ें, राष्ट्रपति बहुत लंबा पार्ट है, ठीक। तो मैं छोटा छोटा वीडियो करके पार्ट करके बनाना चाह रहा हूँ, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे अंत में फिर से कहना चाहूँगा, इस चैनल को, हिंदी सीखे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। पीछे का जो भी वीडियो है उसको बेहतर तरीके से देखा कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।